बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें आपको सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया गया था कि आईटी का जो सब्जेक्ट है उसमें उसके सिलेबस कंटेंट्स क्या हैं, एग्ज़ाम स्टाइल क्या होगा, उस पर काफ़ी डिटेल से बात हो गई थी। और आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट लेक्चर अपना स्टडी के एतबार से स्टार्ट करेंगे कि आज लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस के अंदर 4 मेजर एरियाज़ हैं। उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे इम्पॉर्टेंट है वेटेज के एतबार से कि उसका वेट एग्ज़ाम के अंदर आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 2/3 टाइम इसको कवर करने में लग जाता है। तो आज इंशाल्लाह हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसके ऊपर हमारी आज से इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट होगी। आपके पास जो बुक है स्टडी टेक्स्ट उसमें अगर आप उसको ओपन करें तो मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करवा देता हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर कौन से चैप्टर्स एक्सेल से रेलिवेंट हैं। बुक अगर आपके पास है, होनी भी चाहिए, आप उसे अपने सामने रखें। और स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं जहाँ पे इंडेक्स दिया होता है वो आप अपने सामने ओपन कर लें। ये पेज, इंडेक्स वाला पेज, ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें ये आपका चैप्टर पूरे के पूरे सिलेबस का इंडेक्स है, कंटेंट्स है आपके सिलेबस के। और इसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रेलिवेंट है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये फर्स्ट 3 चैप्टर जो हैं ये इस एरिया से रेलिवेंट हैं। ये वाला लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने आपको कंटेंट्स लिखवाए थे, तो इसमें 4th पोजीशन पे जो कंटेंट्स है वही हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर वगैरह। तो इससे रेलिवेंट ये 3 चैप्टर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सेल से रेलिवेंट जो चैप्टर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रेलिवेंट चैप्टर नंबर 4 से लेके ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 8 तक ये सारे एक्सेल से रेलिवेंट हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड से रेलिवेंट ये 3 चैप्टर्स हैं। फिर पावर पॉइंट है, उससे रेलिवेंट ये 3 चैप्टर्स हैं। और लास्ट जो चैप्टर है 15, ये इसमें इन तीनों तरह के सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट कुछ शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं जिनको यूज़ करके आप अपना काम क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम हर चैप्टर के अंदर साथ साथ भी उन शॉर्टकट कीज़ को देखते जाएंगे। और जैसे ही मैं आपको किसी एक्टिविटी की शॉर्टकट की बताऊं, आपने वहीं पे बुक के ऊपर उसको लिख लेना, नोटबुक के ऊपर या टेक्स्ट बुक के ऊपर, जहां आप अपने लिए मुनासिब समझें उसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑल्दो कि ये लिस्ट सारी आखिर में दी हुई है, लेकिन जब आप साथ साथ नोट करते रहेंगे, यानी जिस पोजीशन पे जिस टॉपिक से रेलिवेंट शॉर्टकट की होगी अगर आप वहीं मेंशन कर लेंगे तो रिवाइज़ करने में आपके लिए फिर आसानी होगी। तभी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये लर्न करना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। इसमें इसको स्टार्ट कैसे करना है हमने, तो आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको स्टार्ट करने का, ओपन करने का जो तरीका है वो ये कि आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आएंगे। स्टार्ट मेन्यू में आके अगर आपको यहाँ पे वो एप्लीकेशन कहीं नज़र आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऑल एप्लीकेशन में आएंगे। यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू आपका ऑल एप्लीकेशन पे आ गए। इसमें अगर आप देखें तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड सारे सॉफ्टवेयर के नाम आ रहे हैं, पहले 0 से 9 तक, फिर ए वाले, फिर बी सी ऑनवर्ड। तो ये एक्सेल आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्सेल को स्टार्ट करने का आसान तरीका यहाँ पे भी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ये टास्क बार है, ये वाली जो बार है ये टास्क बार कहलाती है। आपने अगर इस पर आइकॉन अपना ऐड किया हो एक्सेल का तो वो यहाँ पे भी मौजूद होगा, यहाँ क्लिक करके भी आप एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि हम लर्निंग फेज़ में है, फर्स्ट टाइम आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा इसको। ये स्टार्ट बटन पे आ गए, ऑल एप्लीकेशंस, और उसके बाद यहाँ से एक्सेल पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारे सामने एक्सेल की स्टार्टिंग स्क्रीन आ गई। ये एक्सेल की स्टार्टिंग स्क्रीन कहलाती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमने एक्सेल पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करना हो तो एक्सेल में हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें एक फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी। एक्सेल पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, वर्ड है, पावर पॉइंट है, उस पर काम करने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी। अभी हम एक्सेल पे काम करने जा रहे हैं तो एक्सेल में हमें एक फ़ाइल सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम उस फाइल पे काम कर सकें। एक्सेल के अंदर जो फ़ाइल बनती है
उसको टेक्निकली एक नाम दिया जाता है वर्क बुक। ये याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम करने के लिए हम जो फाइल क्रिएट करते हैं उसको हम वर्क बुक का नाम देते हैं, वर्क बुक। अब वर्क बुक आपने स्टार्ट करनी है, हमने एक्सेल स्टार्ट कर लिया, ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई। अब इसमें काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल यानी एक वर्क बुक ओपन करनी पड़ेगी। तो हम एक ब्लैंक वर्क बुक ओपन करने जाते हैं। हम देखते हैं कि ब्लैंक वर्क बुक यानी जिसमें कुछ भी ना हो, कोई डाटा ना हो, कोई उसमें डिज़ाइनिंग ना हो, वो हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करनी है। तो वो कैसे करनी है, अब अगर आप देखें तो स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी ब्लैंक वर्क बुक की। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक वर्क बुक आपके सामने ओपन हो जाएगी और फिर उसके बाद उस पर हम वर्किंग कर सकेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे भी है न्यू के अंदर, ये देखें यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहीं से डायरेक्टली जो स्क्रीन फर्स्ट टाइम आपके सामने आई थी उसी से ओपन कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने से, इस पर क्लिक किया तो ये एक्सेल की फ़ाइल जिसे हम वर्क बुक कहते हैं वो आपके सामने ओपन हो चुकी हुई है। अब इंशाल्लाह आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इसी स्क्रीन के ऊपर होगा कि ये जो सारी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या करती हैं। इसे एक्सेल का इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस यूँ समझ लें कि ये एक्सेल का वो फेस है जिसके ज़रिए से आप एक्सेल से इंटरेक्ट करेंगे, एक्सेल को बताएंगे मैं ये करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप डाटा मेंशन करेंगे, ऊपर ऑप्शन हैं उनको यूज़ करेंगे। तो आज हम इस स्क्रीन का इंट्रोडक्शन लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सेल में हमने एक फ़ाइल ओपन कर ली हुई है, ब्लैंक वर्कबुक के जो है ना वो हमने ओपन कर ली हुई है। तो इस पे काम करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, सेव करके इसे अपने कंप्यूटर के किसी पोर्शन में हम इसे सेव कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर वर्किंग करेंगे ताकि जो भी इस पर वर्किंग करें वो साथ साथ सेव होती रहे। तो अभी पहला काम हमने जो किया आज वो एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करना हमने लर्न किया है कि एक्सेल के अंदर आपने एक ब्लैंक वर्कबुक कैसे ओपन करनी है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया था, स्टार्ट बटन पे गए, ऑल एप्लीकेशन पे गए, यहाँ से आके हमने एक्सेल को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग स्क्रीन आ गई। स्टार्टिंग स्क्रीन के ऊपर हमने ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करने के लिए ब्लैंक वर्कबुक वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो हमारे सामने ये रिज़ल्ट आ गया, ब्लैंक वर्कबुक एक्सेल में ओपन हो चुकी हुई है। अब इसी को करने के लिए एक शॉर्टकट की याद रखें, ब्लैंक वर्कबुक एक्सेल के अंदर ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। ओपनिंग न्यू ब्लैंक वर्कबुक, एक्सेल में अगर आपने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है न्यू, तो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+N, ये अपने पास यहाँ लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर कि एक्सेल के अंदर अगर हमने एक ब्लैंक न्यू वर्कबुक ओपन करनी है, नई फाइल ओपन करनी है, तो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+N है। कंट्रोल की प्रेस करेंगे और साथ फिर जो है N प्रेस कर देंगे। सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद N प्रेस करेंगे, तो ऐसे आपके सामने जो है, लेकिन ये उस वक्त प्रेस करेंगे जब आपने एक्सेल को ओपन किया होगा। एक्सेल को ओपन करने के बाद फिर आप ये शॉर्टकट प्रेस करेंगे, या जैसे अभी हम इस वक्त यहाँ पे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर हैं, तो इस स्क्रीन के ऊपर अगर मैं Ctrl+N प्रेस कर दूंगा तो एक नई ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी, दूसरे वाली। तो ये शॉर्टकट की भी अपने पास लिख लें, इसको हम साथ साथ यूज़ भी करेंगे। अब आते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है एक्सेल का इंटरफेस, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। सबसे ऊपर ये वाला जो एरिया है इसमें सेंटर में आपको एक्सेल और उसके लेफ़्ट साइड पे बुक 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, टाइटल, ये वाला एरिया। इस एरिया को हम कहते हैं टाइटल बार, इस एरिया को हम नाम देते हैं टाइटल बार। अच्छा, आप एक काम करें, अपनी स्टडी टेक्स्ट जो है वो सामने रखें। मैं आपके सामने स्टडी टेक्स्ट भी ओपन कर रहा हूँ। पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 पे आ जाएं।
ये आपके सामने है। इसमें यही वाली जो स्क्रीन आपके सामने ओपन है, ये पेज नंबर 59 पे अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली स्क्रीन। ये वही स्क्रीन है जो हमने बैकएंड पे ओपन की हुई है। उसको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस स्क्रीन के ऊपर कौन सी ऑप्शन क्या है, उसका क्या नाम है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखी हुई हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंशाल्लाह हम सारी डिस्कस करेंगे। सॉरी, आप इस पेज को सामने रखिएगा और मैं आपको एक्सेल की स्क्रीन की जिस ऑप्शन का जो नाम बताऊंगा, आपने साथ साथ इसी पेज के ऊपर मेंशन करते रहना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसके मुतालिक बताता हूँ कि इस ऑप्शन का ये नाम है, आपने यहाँ उसको मार्क करके ऐसे नोट कर लेना है। इस तरीके से सारी ऑप्शन जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ऑप्शन का नाम क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इस स्क्रीन को डिस्कस करने से पहले पिछले पेज पे आते हैं। पिछले पेज पे एक्सेल के मुतालिक थोड़ी सी बातें लिखी हुई हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या हैं। ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, इंट्रोडक्शन एक्सेल का, कि एक्सेल है क्या। एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकली, इसको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसको अगर आप गो थ्रू करें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ये जो प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैं इसको गो थ्रू कर लें। Microsoft Excel's substantial power and flexibility make it useful tool for both personal and business use। काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है पर्सनल यूज़ के लिए भी और बिज़नेस यूज़ के लिए भी। आप इसको अपने पर्सनल डाटा को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बिज़नेस, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए भी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकती है। इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, काफ़ी इसमें टूल्स हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, समरीज़ बनाने के लिए, ये सारे टूल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसलिए डाटा को जहाँ मैनेज करने की बात आती है, ख़ास तौर पर न्यूमेरिकल डाटा, तो उसके लिए एक्सेल एक बहुत जो है ना सूटेबल सॉफ्टवेयर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए और रिपोर्ट्स वगैरह उसकी बनाने के लिए। अब इसमें कुछ यूजेस आगे लिखे भी हुए हैं, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। मैनेज पर्सनल फाइनेंस। आप अपना पर्सनल, कोई इंडिविजुअल है, कोई आदमी अपना फाइनेंस, कहाँ से इनकम, किन किन सोर्सेस से इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारा इसका रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो इसके लिए एक्सेल को यूज़ कर सकता है। मैनेज बिजनेस फाइनेंस। इसी तरीके से एक बिज़नेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने फाइनेंस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाह रही है कि उसकी इनकम किन किन सोर्सेज से आ रही है और कहाँ कहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हो रही है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट, क्रिएट अ कैलेंडर। आप एक्सेल के अंदर जो है वो कैलेंडर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपने इन जो प्रैक्टिकल यूज़ हैं ये वाले, इसको हम गो थ्रू करेंगे। अब ये काम होने कैसे हैं वो बाद की बात है। जब हम एक्सेल पे काम करेंगे, ऑप्शन को इंशाल्लाह लर्न करेंगे, तो फिर आपके सामने आता जाएगा कि हमने इनमें से कोई काम अगर करना है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन एक्सेल में अवेलेबल हैं और उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट और इवेंट। आप कोई इवेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं और उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ की प्लानिंग, कौन सी एक्टिविटी पहले स्टार्ट करूँगा, इस पर कितना टाइम लगेगा, किस डेट से किस डेट तक जो है ये एक्टिविटी जो है मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद सेकंड एक्टिविटी क्या होगी, तो ये सारी लिस्ट वगैरह और ये सारी डिटेल्स आप एक्सेल पे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ क्रिएट लिस्ट्स। एक्सेल के अंदर आप डिफरेंट तरह की लिस्ट बना सकते हैं। जैसे राइज़ कॉलेज है, तो राइज़ कॉलेज अगर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शीट बनाना चाहता है तो एक्सेल के अंदर आसानी से बन सकती है। एक तरफ स्टूडेंट की लिस्ट होगी, आगे ब्लैंक बॉक्सेस होंगे, उसमें फिर टीचर मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी कोई लिस्ट आप बनाना चाहें, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट है, एक्टिविटीज़ की लिस्ट है, वो आप एक्सेल में आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में कॉलम और रोज़ के फॉर्मेट में सारा डाटा आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेन एड्रेस बुक। एड्रेस बुक क्या होती है? एड्रेस बुक असल में उस रिकॉर्ड को कहते हैं जिसमें आप डिफरेंट लोगों के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो वो
रिकॉर्ड करते हैं, उसे एड्रेस बुक कहते हैं। तो एक्सेल में आप ये बना सकते हैं, पहले कॉलम में सीरियल नंबर लगा लें, आगे नाम लिख लें, फादर नेम लिख लें, और अगले कॉलम्स के अंदर जो भी डिटेल्स आप उनकी लिखना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह, तो आप ये एड्रेस बुक बना सकते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्प्ले डाटा इन चार्ट्स। एक्सेल के अंदर एक बड़ी यूज़फुल ऑप्शन है कि आपके पास अगर टेबल फॉर्मेट के अंदर न्यूमेरिकल डाटा मौजूद है तो आप उसको चार्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट के अंदर प्रेजेंट करना डाटे को एक्सेल के अंदर बहुत आसान है, जस्ट फ्यू क्लिक्स के साथ आप डाटे को चार्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है, इंशाल्लाह हम इसको लर्न करेंगे। लॉग टाइम इन टाइम शीट्स। इसमें सबसे पहले टाइम शीट्स देख लेते हैं कि टाइम शीट का मतलब क्या है। टाइम शीट असल में वो शीट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें एम्प्लॉयज़ का टाइम रिकॉर्ड होता है, कितने बजे आया, कितने बजे गया, ब्रेक इसने कितने बजे तक की, इसके वर्किंग आवर्स कितने बनते हैं, ओवर टाइम इसने अगर कुछ लगाया है आज के दिन में तो वो कितना बनता है। ये टाइम का रिकॉर्ड सारे का सारा जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है उसे टाइम शीट कहते हैं। तो ये एक्सेल में भी आप बना सकते हैं, उसमें सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का टाइम वगैरह आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक्सेल में चूँकि फार्मूलाज वगैरह मौजूद हैं, स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम का डिफरेंस लें तो ऑटोमेटिकली आवर्स कैलकुलेट एक्सेल आपको कर देगा, और दरमियान में से अगर आप कोई उसका ब्रेक टाइम है वो माइनस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो एंड पे आप के पास टोटल आवर्स आ जाएंगे कि आज इसने इतने घंटे काम किए, मल्टीप्लाई बाय उसका रेट जो उसको पर आवर डिसाइड हुआ है, वो रेट करेंगे तो उसकी जो वेजेस वगैरह वो भी कैलकुलेट हो जाएंगी। इस तरीके से ऑनवर्ड नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 59 पे आ जाते हैं। ले जी, ये वो टेबल है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल हमने जो ओपन की है ब्लैंक वर्कबुक, उसके अंदर जो कुछ आपको नज़र आ रहा था वो यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, ऑनवर्ड ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे नीचे उसको मार्क भी किया हुआ है कि एक्सेल की फ़ाइल में वर्कबुक में कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये स्क्रीन जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ये वाली, दिस वन। अब आप इस पेज को सामने रखें, पेज नंबर 59 ये आप अपने सामने रखेंगे, और मैं आप डिस्कस करूँगा एक्सेल का जो इंटरफेस है उसे आप साथ साथ चीज़ें अंडरस्टैंड भी करेंगे और उसको मेंशन भी करते जाएंगे, नोट भी करते रहेंगे इसी पेज के ऊपर। ये जो स्क्रीन है इसमें सबसे टॉप पे ये वाला एरिया जिसमें एक्सेल और बुक 1 लिखा हुआ है, दिस वन, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इसे हम टाइटल बार का नाम देते हैं। टाइटल बार इसे क्यों कहते हैं? एक तो ये सबसे टॉप पे है, दूसरा इसमें जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया हुआ है जिसका नाम एक्सेल है उसका नाम आ रहा है यहाँ पे एक्सेल, और लेफ़्ट साइड पे एक्सेल के अंदर जो फाइल हमने ओपन की है एक्सेल ने उसे खुद ही एक नाम दे दिया है बुक 1 का। मैंने आपको बताया था ना एक्सेल में काम करने के लिए फ़ाइल ओपन करते हैं और फाइल को नाम देते हैं टेक्निकली वर्कबुक। वर्कबुक इसका एक जनरल नाम है और उसका कुछ आप स्पेसिफिक नाम भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जहाँ आप क्लासेस वगैरह लेने के लिए जाते हैं उसे स्कूल कहते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं तो स्कूल एक जनरल नाम है, तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम भी स्कूल वालों ने अपना रखा होगा। इसी तरीके से जैसे कॉलेज है, कॉलेज एक जनरल नाम है जहाँ स्टूडेंट प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए जाते हैं, और स्पेसिफिक नाम क्या है, राइज़ है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर कोई भी आप फाइल क्रिएट करते हैं उसे इन जनरल वर्कबुक कहते हैं, और उस वर्कबुक का अगर आप अपनी तरफ से कोई नाम डिसाइड करना चाहें तो वो नाम भी आप डिसाइड करके रख सकते हैं। जैसे हम वर्कबुक स्टार्ट करते हैं एक्सेल खुद ही उसे एक नाम दे देता है। यहाँ पे उसने नाम दिया हुआ है बुक 1 का। एक्सेल ने इस फाइल को खुद से जो नाम दिया हुआ है वो बुक 1 है। हम इस बुक 1 के नाम को चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस फाइल का नाम हम रख लेते हैं IT लेक्चर्स, या कोई और आप नाम जो रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अब इसको करना कैसे है, नाम कैसे चेंज करना है? तो ये टाइटल बार है, इसमें सेंटर में दो चीज़ें आ रही हैं, एप्लीकेशन का नाम और एक्सेल की उस फाइल का नाम जो एक्सेल ने खुद ही रख दिया हुआ है। हम इस नाम को चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस नाम को चेंज कैसे करना है इसके साथ हम ये भी लर्न कर लेंगे कि एक्सेल की इस फाइल को जो अभी सिर्फ ओपन हुई है, आपने इसको कभी कहीं पे सेव नहीं किया, इसको हमने सेव कैसे करना है, क्योंकि नाम को चेंज करने की जो ऑप्शन है वो सेव करते वक्त आपके सामने आएगी। तो अब पहला काम हमने लर्न किया कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट करना है, उसके अंदर एक ब्लैंक वर्कबुक को आपने कैसे ओपन करना है, साथ उसकी शॉर्टकट की। अब ओपन कर ली हमने, ओपन करने के बाद इसको हमने सेव कैसे करना है।
इसकी तरफ आ जाते हैं। सेव करने के लिए हम आएंगे, ये फाइल वाली ऑप्शन में ये आपके सामने लिखी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये व्यू चेंज हो गया और ये कुछ ऑप्शन सामने आ गई। इसमें ये वाली ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें, साथ साथ थोड़ा परफॉर्म भी आप करते रहें, परफॉर्म भी करते रहें आप। सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये राइट साइड पे देखें कुछ ऑप्शन आ रही हैं। आपसे पूछा जा रहा है, ये सारी ऑप्शन असल में इनका ऑब्जेक्टिव कि आप ये बताएं, ये मेंशन करें कि आप अपनी इस फाइल को किस जगह पे सेव करना चाह रहे हैं, किस जगह पे सेव करना चाह रहे हैं। किसी रीसेंट फोल्डर में मैं इसको आ रहा हूँ, यहाँ पे ब्राउज़ कर रहा हूँ, ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करके आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी सेव एज़ के नाम से। अब इसमें आप लोकेशन बताएंगे कि इस लोकेशन पे हमने इस फाइल को सेव करना है। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे CAIT फाइल्स के नाम से एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जाके हमने इसे सेव करना है। इस फोल्डर पे डबल क्लिक किया, ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। अभी इसमें फ़िलहाल कोई फाइल्स नहीं है। तो सबसे पहला काम करना है आपने किसी भी फ़ाइल को सेव करते हुए, जो आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट की है फ़ाइल और उसको आपने सेव करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव वाली ऑप्शन पे आ जाएंगे। सेव वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, साथ ही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हमने लोकेशन बतानी है कि हम अपनी फ़ाइल को किस फोल्डर में सेव करना चाह रहे हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है, ये देखें नीचे फ़ाइल का नाम बताना है आपने कि आप अपनी फ़ाइल जो सेव करने जा रहे हैं उसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं। अभी फ़िलहाल देखें बुक 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बुक 1 एक्सेल ने खुद ही इसको अपना एक नाम दे दिया हुआ है। हम इसको चेंज कर लेते हैं, मैं इसका नाम रख रहा हूँ प्रैक्टिस फाइल 1। प्रैक्टिस फाइल 1 मैंने इसका नाम रख दिया। उसके बाद इसको हम कर रहे हैं सेव। नीचे अगर आप देखें ना, ये सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ रहने दें क्योंकि इस फाइल को हम एक्सेल वर्कबुक के तौर पे ही सेव करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ और ऑप्शन भी हैं, वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फिर उसको सेव कर दिया, इसको जैसे ही सेव किया वही वाली स्क्रीन आपके सामने वापस आ गई। और एक और चीज़ नोट करें, ये टाइटल बार पे देखिए एक्सेल लिखा हुआ है और उसके लेफ्ट साइड पे फाइल का नाम अब चेंज हो चुका हुआ है। पहले बुक 1 लिखा हुआ आ रहा था, अब प्रैक्टिस फाइल 1 जो आपने नाम दिया है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो एक्सेल ने वो नाम चेंज कर दिया। इस वक्त हम जिस फाइल पे वर्किंग करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रैक्टिस फाइल 1। तो आप पेज नंबर जो 59 है ये वाला, इस पर आप यहाँ पे मेंशन कर लें, यहाँ पे ऐसे मार्क करके कि ये जो एरिया है ये वाला सारे का सारा ये टाइटल बार कहलाती है। तो दिस इज़ टाइटल बार। उसके बाद राइट साइड पे है टाइटल बार के, तो ये आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही हैं वाली 3 ऑप्शंस। ऑल्दो के आप शायद इन ऑप्शन से फेमिलियर ही हो क्योंकि अक्सर ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये होती हैं राइट साइड पे ही, अक्सर विंडोज़ के अंदर ये ऑप्शन होती हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे राइट साइड पे अगर आप आएँ तो ये ऑप्शन है, नीचे लिखा हुआ भी आगे आप देखें क्लोज़, ये ऑप्शन एक्सेल की इस विंडो को क्लोज़ करने के लिए। ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक्सेल की क्लोज़ हो जाएगी। तो एक्सेल की फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए ऑप्शन है। जी अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। इस पर क्लिक करने से ये देखिएगा मैं परफॉर्म कर ही देता हूँ आपको। क्लिक किया तो ये एक्सेल क्लोज़ हो चुका हुआ है, एक्सेल की वो फाइल क्लोज़ हो चुकी हुई है। अब हम दोबारा इसको ओपन अगर करना चाहें तो उसका तरीका वही है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे। अभी हम जो करने जा रहे हैं ये भी आपका यूँ समझ लें एक नई चीज़ है। पहले हमने ओपन किया था एक्सेल को और उसमें एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया था। अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि एक्सेल को ओपन करके उसके अंदर पहले से हमने जो एक फ़ाइल बना के सेव की हुई है अपने कंप्यूटर में उसे ओपन करना चाह रहे हैं। इसे कहते हैं एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करना।
तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक को कैसे ओपन करना है, प्रोसीजर वही है, देखिएगा ज़रा। ऑल एप्लीकेशन में आगे आप देखें, ऑल एप्लीकेशन में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल आपको बाहर यहाँ पे नज़र आ रहा है मोस्ट यूज़ के नीचे। इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप राइट साइड पे इसकी एक एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करें तो आपको रिसेंटली आपने एक्सेल के अंदर जिन फाइल्स को ओपन किया है, एक्सेस किया है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो एक्सेल भी ओपन होगा और साथ उसके अंदर वो प्रैक्टिस फाइल 1 ये वाली ये भी ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ये भी ठीक है। एक और तरीका भी है कि आप सबसे पहले एक्सेल को ओपन करें, यहाँ पे क्लिक किया, ये एक्सेल आपके सामने ओपन हो चुका हुआ है और उसमें अगर आप आके देखें तो ये रिसेंट के नाम से एक हेडिंग है, उसके नीचे वो फाइल्स आ रही हैं जिनको रिसेंटली आपने एक्सेस किया है और उसमें सबसे टॉप पे वही है जो अभी हमने बंद की है, प्रैक्टिस फाइल 1। यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो जो फाइल्स एक्सेल में आप यूज़ कर रहे होते हैं उनकी यहाँ पे एक लिस्ट बन रही होती है। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये वाली फ़ाइल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो ये है असल में एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद एक फ़ाइल आपने बना के कहीं रखी हुई है, उसको हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद दोबारा आप इसे ओपन करना चाह रहे हैं तो उसका ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है। इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक और चीज़ साथ ही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर रिसेंट वाली इस लिस्ट में आपको अपनी फ़ाइल नज़र नहीं आ रही, आपने बहुत सी फ़ाइल बार बार ओपन की, तो ये वाली फ़ाइल्स नीचे चली जाएंगी, ऐसे रोटेट होती जाएंगी नीचे। फ़र्ज़ करें इस लिस्ट में आपको वो रिक्वायर्ड फ़ाइल नज़र नहीं आ रही जो आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने उसको कैसे ओपन करना है? उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, ये एक्सेल की ओपन की ऑप्शन है, इस पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ये ओपन वाली ऑप्शन जो है इसके मतलब आप ये जान लें कि ये एक्सेल की एग्जिस्टिंग फ़ाइल्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो फाइल्स जो आपने बना के किसी फ़ोल्डर में रखी हुई हैं उनको अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो राइट साइड पे आप देखें आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रही हैं। इसमें भी वो रिसेंट फाइल्स की लिस्ट भी है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे वो फाइल नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ ब्राउज़ में आ जाएंगे। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक विंडो आ गई जिसका नाम है ओपन। इसमें आप बताएंगे कि आपकी जो फ़ाइल है जो आप ओपन करना चाह रहे हैं वो किस फोल्डर में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिएगा CAIT फाइल्स, ये वाला फ़ोल्डर है, इसमें मेरी रिक्वायर्ड फ़ाइल पड़ी हुई है। अगर फ़ोल्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप खुद ब्राउज़ करेंगे डेस्कटॉप में या फलां एरिया के अंदर जाके। तो CAIT फाइल्स पे क्लिक किया मैंने, उसमें ये देखिए फ़ाइल नज़र आ रही है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे नीचे आके एक ऑप्शन है ओपन की, इस पर क्लिक कर देंगे। तो बैकएंड पे दोबारा देखिएगा, किसी एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन करने के लिए ओपन वाली ऑप्शन पे आएंगे, उस आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, उसमें रिक्वायर्ड लोकेशन पे आके फ़ाइल क्लिक करेंगे और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे तो एग्जिस्टिंग फ़ाइल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। ओपन किया मैंने तो वही फ़ाइल आपके सामने दोबारा ओपन हो चुकी है। तो इस प्रोसीजर को जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि एग्जिस्टिंग फ़ाइल आपने एक्सेल की फ़ाइल आपने एक बनाई हुई है, उसको क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करने के बाद दोबारा ओपन करने जा रहे हैं आप, तो उसका तरीका क्या है कि मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइएगा एक्सेल। एक तरीका ये है कि यहीं से रीसेंट फाइल्स में अगर आपको नज़र आ रही है ओके ओपन कर लें, अदरवाइज़ एक्सेल को ओपन करें और उसमें फिर आगे फर्दर जो विंडो सामने आएगी उसको यूज़ करके आप इस ओपन कर सकते हैं। अब वही फाइल हमारे सामने दोबारा आ चुकी हुई है। इसमें नेक्स्ट वाली ऑप्शन ये देखते हैं कि ये वाली जो ऑप्शन है इस ऑप्शन का नाम क्या है। इस पर माउस अगर लेके आएँ तो नीचे आपको ऑप्शन का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन, ये जो एक्सेल की विंडो है, ये वाली सारी की सारी विंडो पूरी स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रही है, इसको आप रीस्टोर करना चाह रहे हैं, रीसाइज़ करना चाह रहे हैं, इसका साइज़ कम करना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन पे हम कर देंगे क्लिक। इस पर किया क्लिक तो आप देखें इसका साइज़ कम हो गया हुआ है। जब इसका साइज़ कम हो जाता है तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप टाइटल बार पे क्लिक करके माउस यहाँ पे लाएं टाइटल बार पे और बटन प्रेस करके रखें और फिर आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे से मूव कर सकते हैं ऐसे। इसका फ़ायदा ये होता है कि स्क्रीन पे कुछ बैकएंड पे जो डेस्कटॉप पे आपका स्क्रीन है उसमें कोई और फाइल अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसको रीस्टोर कर लें और उन फाइल्स को आप देख सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। जब आप इसे इस तरीके से रीस्टोर कर लेंगे, रीसाइज़ कर लेंगे, तो
फिर आप देखें तो राइट बॉर्डर पे आएँ तो ये इस तरीके से एरो बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये एरो जो है इसको रीसाइज करने के लिए है। यहाँ आप क्लिक करके इसको इस विंडो के साइज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे। और बॉटम वाले बॉर्डर पे आ जाएं तब भी एरो आपको बना हुआ नज़र आ जाएगा। ऐसे आप वर्टिकली इसको रीसाइज कर सकते हैं। अगर आप दोनों डायरेक्शन में से रीसाइज करना चाह रहे हैं तो ये राइट लोअर कॉर्नर पे माउस लाएंगे तो ये ऐसे डायगोनल एरो बन जाएगा। इसको आप ड्रैग करके दोनों डायरेक्शन में ऐसे रीसाइज कर सकते हैं ऐसे। ये उस सूरत में है जब आपने इसको रीस्टोर कर लिया हो, उसके बाद फिर आप इन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा इसी ऑप्शन पे आते हैं। अब इस ऑप्शन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है मैक्सिमाइज़। ये देखिएगा, माउस इसके ऊपर लेके आएंगे तो नीचे जो टिप नज़र आ रही है मैक्सिमाइज़ लिखा हुआ है। यानी अब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन मैक्सिमाइज़ हो जाएगी, पूरी स्क्रीन पे चली जाएगी ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये जो माइनस के साइन की तरह आपको नज़र आ रही है ये वाली, इस पर माउस को मैं लेके आ रहा हूँ, इस पर लिखा हुआ मिनिमाइज़। इसी विंडो को ये मिनिमाइज़ करने के लिए ऑप्शन इस्तेमाल होती है। मिनिमाइज़ करने का मतलब क्या कि स्क्रीन सारी की सारी यहाँ से हट के ये नीचे टास्क बार पे आ जाएगी। ये माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है उसकी ये टास्क बार है और यहाँ एक्सेल बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ से सारी स्क्रीन हट के यहाँ पे आ जाएगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी और डेस्कटॉप आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, पीछे वाला एरिया। मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये देखें यहाँ पे ये मिनिमाइज़ होकर नीचे आ चुकी हुई है फाइल। अब इसको अगर आपने दोबारा सामने लेके आना है तो उसका तरीका, ऑल्दो की चीज़ें बात स्टूडेंट्स ने ज़ाहिर बात है फेमिलियर होंगे इनसे, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया था हम जीरो से स्क्रैच से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने इसको अब दोबारा से मैक्सिमाइज़ कैसे करना है। मिनिमाइज़ कर दिया। अब ये जो एक्सेल का आइकॉन नीचे बना हुआ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसके ऊपर माउस को लेके आएंगे तो उसके ऊपर आपको ये फ़ाइल उसका शॉर्ट व्यू, थंबनेल व्यू नज़र आ जाएगा। आप माउस के ज़रिए से इसके ऊपर क्लिक कर दें ऐसे तो ये फ़ाइल दोबारा से मैक्सिमाइज़ होकर आपके सामने आ जाएगी। ये तीन ऑप्शन आपके सामने क्लियर होगी। उसके साथ ही एक ये ऑप्शन है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, इसको अभी थोड़ी देर तक देखते हैं। इसके लिए आपको जानना ये ज़रूरी है कि रिबन क्या होता है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पे ये कुछ ऑप्शन है। ये वाली, इस एरिए को, इतने से एरिए को नाम देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको आप वहाँ मेंशन कर लीजिएगा पेज नंबर 59 के ऊपर कि ये जो एरिया है ये वाला लेफ़्ट कॉर्नर वाला जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, इस एरिए को, इतने से एरिए को हम नाम देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके अंदर हम कुछ ऑप्शंस को एडलेस भी कर सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे रिबन की डिस्कशन के बाद। इसका भी फ़िलहाल नाम आप लिख लें अपने पास, इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद इससे नीचे आ जाए, क्विक एक्सेस टूल बार के बाद यहाँ पे ये वाला एरिया, ये आप देखें आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। होम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद शुरू में फ़ाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, ऑनवर्ड। इन सारी की सारी ऑप्शन की जो नाम लिखे हुए ना ऊपर, इनको नाम देते हैं हम टैब्स का, TABS। सिंगल हो तो उसे टैब कहते हैं और ज़्यादा हो तो उनको हम कलेक्टिवली टैब्स कह देते हैं। ये सारी की सारी टैब्स कहलाती हैं। और किसी भी टैब पे क्लिक करने से, किसी भी टैब पे अगर हम क्लिक करें तो उस टैब से रेलिवेंट जितनी ऑप्शन है वो नीचे आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिएगा होम टैब पे हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, होम टैब पे क्लिक किया हुआ है तो ये होम टैब से रेलिवेंट जितनी ऑप्शन हैं आपको नीचे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ये वाली, ये जो एरिया सारे का सारा ये वाला है जिसमें आपको किसी भी टैब से रेलिवेंट सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, इस एरिया को हम नाम देते हैं इंक्लूडिंग टैब्स। इस एरिया को हम नाम देते हैं रिबन का, रिबन, RIBBON, रिबन। रिबन में अगर आप देखें ये सारी ऑप्शन आपको जो नज़र आ रही हैं, इसको अगर आप देखें गौर से तो ये देखिएगा ये ऑप्शन है कुछ और इनके नीचे ये नाम लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, ये जो नीचे नाम लिखे हुए हैं ये वाले, इन्हें हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। यानी किसी भी टैब के अंदर किसी भी टैब से रेलिवेंट रिबन में जो ऑप्शन हैं वो सारी की सारी ग्रुप्ड हैं, ग्रुप्ड फॉर्मेट के अंदर हैं।
एक ग्रुप ये बना हुआ है, इसका नाम है क्लिपबोर्ड, एक ग्रुप ये है, इसका नाम है फ़ॉन्ट। अब इस ग्रुप का मकसद क्या है, फ़ॉन्ट से रेलिवेंट, फ़ॉन्ट को चेंज करने से रेलिवेंट जितनी ऑप्शन हैं वो सारी की सारी इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और आगे आ जाए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट से रेलिवेंट जितनी ऑप्शन एक्सेल में है वो उन्होंने यहाँ पे इकट्ठी कर दी हुई हैं एक जगह पे। और इस तरीके से ऑनवर्ड आए, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये डिफरेंट ग्रुप्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यूज़र को एक ही तरह की ऑप्शंस एक ही जगह पे मिल जाए, बिखरी हुई ना हो। उन्होंने फ़ॉन्ट से रेलिवेंट ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन कर दी हैं सारी की सारी, और इस तरीके से अलाइनमेंट से रेलिवेंट यहाँ पे हैं, कट कॉपी पेस्ट से रेलिवेंट यहाँ पे ऑप्शन हैं। तो ये ग्रुप्स के फॉर्मेट में सारी ऑप्शन को कैटेगराइज कर दिया गया। तो याद रखें कि नीचे जो ये चीज़ें आ रही हैं ये वाली, ये ग्रुप्स कहलाते हैं, ग्रुप्स। एक और चीज़ इसी ग्रुप्स के अंदर आप देखें, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है ये वाला, इससे रेलिवेंट ऑप्शन सारी आपको नज़र ही आ रही हैं। और साथ ही आपको राइट साइड पे करके यहाँ छोटा सा एरो नज़र आ रहा है ये वाला, और आपको ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए फ़ॉन्ट में भी आपको नज़र आ रहा है, अलाइनमेंट वाले ग्रुप में भी है राइट साइड पे, और नंबर में भी है, स्टाइल्स में नहीं है, सेल्स में नहीं है, एडिटिंग में नहीं है। कुछ ग्रुप्स में आपको ये एरो छोटा सा नज़र आ रहा है, कुछ में नहीं है। तो जिन ग्रुप्स के साथ राइट साइड पे ये एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में इस ग्रुप से रेलिवेंट, मिसाल के तौर पर ये जो फ़ॉन्ट है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें इस पर, तो जो विंडो ओपन होगी उसमें इन ऑप्शंस के अलावा, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, इन ऑप्शंस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी होंगी। तो उन एक्स्ट्रा ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए हम इस एरो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आम तौर पे जो ऑप्शन इस्तेमाल होती हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, और इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन भी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ऐड की हुई हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो इस एरो का ये ऑब्जेक्टिव है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। अभी इन सारी चीज़ों का नाम और ऑब्जेक्टिव ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका फंक्शन और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि ऊपर टैब्स हैं, फिर नीचे रिबन है, और रिबन के अंदर भी ग्रुप्स मौजूद हैं। ग्रुप्स के फॉर्मेट में ऑप्शन को कैटेगराइज किया हुआ है, और बाज़ ग्रुप्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शंस मौजूद हैं, उसके लिए एरो की बना होगा, बाज़ में नहीं होगा। उसके बाद फर्दर नीचे आते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर माउस लेके आएँ तो लिखा हुआ है नेम बॉक्स, यही इसका नाम है, नेम बॉक्स। इसको मेंशन कर लें, ये मेंशन है आपके पेज नंबर 59 के ऊपर मार्क हुआ है, लिखा हुआ है ये नेम बॉक्स है। राइट साइड पे हैं तो ये सारी की सारी बार, और साथ उसके ये कुछ ऑप्शन हैं, यहाँ से ऑनवर्ड ये सारी की सारी बार जो है ये कहलाती है फार्मूला बार। माउस को यहाँ अगर आप रखें तो ये आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, फार्मूला बार। फिर मैं बता दूं कि इस फार्मूला बार का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑप्शंस का नाम डिस्कस कर रहे हैं। फार्मूला बार और ये नेम बॉक्स, इसका इस्तेमाल हम बाद में फर्दर लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद फर्दर नीचे आ जाते हैं। अगर आप देखें तो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ABCD ऑनवर्ड, ये सारे के सारे कहलाते हैं कॉलम्स। ये कॉलम A है, कॉलम B, कॉलम C, D, E ऑनवर्ड, ये सारे के सारे कॉलम्स कहलाते हैं। और इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे आपको ये नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये सारी रोज़ कहलाती हैं। ऊपर जो है कॉलम के नाम आ रहे हैं, कॉलम की हेडिंग्स आ रही हैं, लेफ़्ट साइड पे रो के नंबर आ रहे हैं। अब ये वाला जो एरिया है सारा, जिसमें आपको ये बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, ये वाला एक्सेल का वर्किंग एरिया है। सारा काम एक्सेल का इसी के ऊपर होता है। जो भी हमने डाटा ऐड करना है, उसको फॉर्मेट करना है, कुछ चार्ट्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स बनानी है, जो काम भी होगा वो यहाँ पे होगा। उन ऑप्शंस को यूज़ करके जो ऊपर हमने देखी है रिबन में, उन ऑप्शंस को यूज़ करके काम सर हमने यहीं पे करना है। वर्किंग एरिया है, और वर्किंग एरिया कॉलम और रो के फॉर्मेट में आपके सामने मौजूद है। अब इसमें कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन इस एरिया से रेलिवेंट। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉक्सेस जो आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, इनको नाम दिया जाता है सेल का। एक सिंगल अगर बॉक्स है तो उसको नाम देंगे सेल, CELL सेल।
और सबको सेल्स। तो ऊपर कॉलम्स, लेफ्ट साइड पे रोज और दरमियान में सेल्स, ये वर्किंग एरिया। अब नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाज़ का ये चीज़ पूछ ली जाती है कि एक्सेल 2016 में कितने कॉलम्स होते हैं या कितनी रोज़ होती हैं। तो ये चीज़ आपके बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर 59। यही वाला पेज मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो अगर आप ये देखें, रो में लिखा हुआ है कि एन एक्सेल 2016 वर्कशीट हैज़ 10,48,576 रोज़ नंबर्ड फ्रॉम 1 टू द लास्ट। तो ये इतनी रोज़ हैं, ये आप याद रख लीजिएगा इस नंबर को, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अगर आपको ये नंबर याद नहीं हो रहा तो परेशान भी नहीं होना, इसको मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको कैसे देखना है एक्सेल के अंदर। ये स्क्रीन आपके सामने है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो रोज़ हैं कितनी है नीचे तक, 1 से लेके ऑनवर्ड ये नज़र आ रही है, 20, 21, 22, 23 तक तो नज़र आ रही है। हमने बिल्कुल लास्ट रो तक जाना है, लास्ट रो देखनी है कि कौन सी है। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, आप प्रेस कीजिएगा अपनी स्क्रीन पे भी, तो आप बिल्कुल लास्ट रो में चले जाएंगे। वहाँ आपको लास्ट रो का नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वही जो अभी हमने पढ़ा है आपकी बुक में। तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल और साथ डाउन एरो, 4 एरो कीज होती है ना, लेफ़्ट राइट टॉप डाउन। तो जो डाउन एरो की है वो प्रेस करेंगे, पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे फिर डाउन एरो। यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस किया मैंने और डाउन एरो। तो ये देखिएगा लास्ट रो में हम आ चुके हुए हैं। ये लास्ट रो में हम आ चुके हुए हैं। ये लास्ट रो वही है, अगर आपको स्क्रीन पे पूरी नज़र आ रही है तो शुरू में 1 और बाकी वही नंबर है। यहाँ पे आके एक्सेल की जो हद है वो ख़त्म हो जाती है। एक्सेल की सरहद यूँ समझ ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, आप खुद ज़रा सोचें, मैंने आपको बताया नीचे आने के लिए, बिल्कुल आखिरी रो पे आने के लिए जो आपने की प्रेस करनी है कंट्रोल डाउन एरो। अब आप ज़रा खुद सोच सकते हैं कि वापस ऊपर जाने के लिए कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आपके जहन में आ रहा होगा। कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर अप एरो प्रेस कर देंगे तो आप वापस फर्स्ट रो में चले जाएंगे, कंट्रोल अप एरो, तो वो फर्स्ट रो में हम आ चुके हैं। इस तरीके से आप रोज़ का नंबर नीचे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से देखने का फ़ायदा क्या, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी लिखा तो बुक में भी हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो हमें इसका क्या फ़ायदा। तो आप ये याद रखें, एग्ज़ाम के अंदर आप ये वाली विंडो ओपन कर सकते हैं। एग्ज़ाम देते वक्त जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं आप। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में अवेलेबल होंगे जिस पे आपने बैठ के एग्ज़ाम देना है, उसमें आप ये विंडो ओपन कर सकते हैं और इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स A, B, C, D ऑनवर्ड और आखिर तक कितने कॉलम्स बनते हैं, ये बुक में आपके लिखा हुआ है। पहले वहाँ से देख लेते हैं। ये देखिएगा कॉलम, एन एक्सेल 2016 वर्कशीट has 16,384 columns ranging from column A to XFD। ये आखिरी कॉलम का नाम आपके सामने आ गया। लिखा हुआ है कि एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं जिनके नाम जो है वो अल्फ़ाबेट्स की सूरत में है, A, B, C, D ऑनवर्ड, और आखिरी जो कॉलम है उसका नाम है XFD। अब इसको देखते हैं ज़रा। अब हमने लास्ट कॉलम में जाना है। अभी हम पहले कॉलम में, लास्ट कॉलम में जाना जो कि राइट साइड पे होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं ज़रा कि जैसे लास्ट रो तक जाने के लिए हमने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस की थी, तो राइट साइड पे जाने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल राइट एरो। तो बिल्कुल लास्ट कॉलम में हम आ चुके हुए हैं। ये देखिएगा, ये एक्सेल की राइट बाउंड्री ख़त्म हो गई हुई है। इसके बाद समझ लें इलाका गैर शुरू होता है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ तक वर्किंग कर सकते हैं आप। अच्छा देखिए, इस लास्ट कॉलम का नाम है XFD, वही जो आपने बुक में पढ़ा, बुक में भी लिखा हुआ है। आपने इसको भी याद रख लेना है। नहीं याद होता कोई इशू नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट कॉलम का नाम क्या है, आप बता सकते हैं यहाँ से देख के। एक्सेल ओपन करें और कंट्रोल राइट एरो, यहाँ आप आगे बता सकते हैं कि ये एक्सेल के लास्ट कॉलम का नाम है। अच्छा, अब ये
अल्फ़ाबेट्स के फॉर्मेट में नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये 16,000 और समथिंग इसका ये नंबर है। तो मैं एक फॉर्मूले के ज़रिए से स्टार्ट में आ चुका हूँ मैं कंट्रोल लेफ़्ट एरो करके। अब एक फॉर्मूले के ज़रिए से जो ना यहाँ पे सीरियल नंबर लगाऊंगा, हर कॉलम के ऊपर एक नंबर लगेगा 1 2 3 4 ऑनवर्ड, और फिर आखिर में जाके देखते हैं कि आखिरी जो कॉलम है उसको क्या नंबर सीरियल नंबर असाइन होता है। तो 1 ये देखिए नंबर असाइन कर दिया हर कॉलम को। कॉलम ए जो है इसका नंबर 1 है, कॉलम बी इसका नंबर 2 है, ऑनवर्ड ये ऐसे चल रहे हैं। अब कंट्रोल राइट एरो में प्रेस करूँगा तो आप लास्ट में जाके देख लेते हैं कि लास्ट कॉलम का नंबर क्या बनता है। ये देखिएगा 16,384 इस कॉलम का ये नंबर बनता है। इतने कॉलम्स यहाँ पे मौजूद हैं एक्सेल की एक वर्कशीट में। अब ये किया कैसे है मैंने, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, क्योंकि ये अभी आपने पढ़ा नहीं है फॉर्मूलाज वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। अभी सिर्फ नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये काम किया है। जब इंशाल्लाह हम फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेंगे चैप्टर नंबर 6 में है, तो फिर आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, आपको भी आ जाएगा, बेफिक्र नहीं। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि ये एक्सेल के इंटरफेस के अंदर ये जो सामने आपको विंडो नज़र आ रही है, इसमें ऊपर वाला पोर्शन अभी हमने डिस्कस किया है कि इस पोर्शन के अंदर ये जो चीज़ें हैं इनका नाम क्या है। वर्किंग एरिया और उससे ऑनवर्ड की जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतनी चीज़ें गो थ्रू करें, इनको रिवाइज़ करें और इनको बार बार प्रैक्टिस करें। यानी जो चीज़ें मैंने परफॉर्म की हैं, एक्सेल को ओपन करना, उसमें ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना, उसकी शॉर्टकट की आपको बता दी, वो याद कर लीजिएगा। फिर आपने फ़ाइल को बंद कर दिया, बंद करने के बाद दोबारा से रीओपन कैसे करना है उसकी ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली। इसको आप 2-3 दफ़ा परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ये परफॉर्म करने से आपको चीज़ें मेमोराइज़ होती जाएंगी। इसमें आपको कोई वो जिससे कहते हैं ना रोड लर्निंग, रट्टा लगाना, ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस परफॉर्म करते रहें साथ साथ, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके जो है ना वो फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे।